हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक बड़ी खबर है, विदेश मंत्री अमेरिका जाने वाले हैं और अमेरिका जाकर वहां से वैक्सीन लाने वाले हैं। अमेरिका के पास इस वक्त दुनिया को देने के लिए वैक्सीन की 8 करोड़ डोज अवेलेबल हैं। उनमें से 2 करोड़ वैक्सीन डोज भारत लाने की कोशिश है, इसलिए विदेश मंत्री को अमेरिका भेजा जा रहा है। अगर जून तक वैक्सीन की एक खेप आ गई तो देश में वैक्सीन की कमी से राहत मिलेगी। वैक्सीन वाली समस्या करीब सॉल्व हो जाएगी। यह तो वैक्सीन की बात थी, लेकिन इस वक्त लड़ाई सिर्फ वैक्सीन की नहीं हो रही है। 3 अलग फ्रंट्स खुल गए हैं। मोदी को हर मोर्चे पर जीत हासिल करनी है। ये फ्रंट कौन से हैं और मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी के खिलाफ इस वक्त एक साथ कई फ्रंट खुल गए हैं। 135 करोड़ की आबादी का मुखिया दूसरी लहर से भी निपट रहा है, तीसरी लहर की तैयारी भी कर रहा है। ब्लैक फंगस भी देश के पीछे पड़ा है। देश को इसका इलाज भी ढूंढना है और पूरी आबादी को वैक्सीन से फुल प्रूफ करना भी मोदी के लिए बहुत बड़ा टास्क है। ये प्रधानमंत्री की 3 परीक्षा है, मगर मोदी के सामने एक चौथा चैलेंज भी है और वो चैलेंज है विपक्ष की तरफ से सेट किए गए फॉल्स नैरेटिव का कोर्स करेक्शन करना। राहुल दिन ब दिन काफी पर्सनल होते जा रहे हैं, मोदी पर निजी हमले कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा की परवाह किए बगैर अनाप शनाप लिख रहे हैं। मगर शनिवार को राहुल की टाइमलाइन की लाइन लेंथ बिगड़ गई। शुक्रवार को कोरोना से मारे गए लोगों को याद करते करते मोदी के आंसू निकले और शनिवार को राहुल ने बिना नाम लिए मोदी के आंसुओं का मजाक उड़ाते हुए वो लिख दिया जो उन्हें नहीं लिखना चाहिए था। मोदी से नफरत वाली सियासत की बात आगे करेंगे। कोरोना के इंडियन वेरिएंट के बहाने कमलनाथ ने कैसे मोदी के खिलाफ माहौल बनाया, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर कैसे जाल बिछाया, परत दर परत सबकी पोल खोल दी। मगर उससे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। थर्ड वेव, ब्लैक फंगस और वैक्सीनेशन के मोर्चे पर मोदी की नई स्ट्रेटजी क्या है, कितना काम पूरा हो गया है, नेक्स्ट फेज का कितना बाकी है। पहले आपको इसकी पॉइंट बाई पॉइंट डिटेल देते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 20,66,285 टेस्ट किए गए हैं और ये लगातार चौथे दिन हुआ है। 19 मई को 20,08,296 टेस्ट, 20 मई को 20,55,010 टेस्ट, 21 मई को 20,61,683 टेस्ट और 22 मई को 20,66,285 टेस्ट। इसके अलावा लगातार छठे दिन देश में डेली न्यू केस की संख्या 3 लाख से नीचे रही। पिछले 24 घंटे में डेली न्यू केस के नंबर्स रहे 2,57,299। लगातार 9वें दिन न्यू केसेस के मुकाबले डेली रिकवरी के नंबर्स बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में रिकवर करने वाले लोगों की संख्या 3,57,630 रही। देश का नेशनल रिकवरी रेट 87% से ज्यादा हो चुका है। पिछले 24 घंटों में टोटल एक्टिव केस लोड की संख्या में 1,04,525 की औसत गिरावट आई है। लास्ट 24 आवर्स में देश के 10 बड़े राज्यों में एक्टिव केसेस के नंबर्स पहले के मुकाबले ज्यादा घटे हैं। टॉप 5 की लिस्ट देख लीजिए। इस दौरान कर्नाटक में 20,716 केस कम हुए, महाराष्ट्र में 16,112, राजस्थान में 12,168, केरल में 11,501, उत्तर प्रदेश में 10,158 एक्टिव केस कम हुए हैं। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। 10 मई को देश में एक्टिव केसेस की संख्या 37 लाख के करीब थी, जो अब घटकर 29 लाख पर आ गई है और पिछले 15 दिनों से लगातार ये संख्या घटती जा रही है। इस वक्त देश के 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केस 8 अन्य राज्यों में हैं। मगर अच्छी खबर यह है कि 20 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केस के नंबर्स 50,000 से कम हैं। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच देश के 531 जिलों में प्रतिदिन 100 से ज्यादा डेली न्यू केस रिपोर्ट किए जा रहे थे, मगर अब यानी 12 से 18 मई के बीच इन जिलों की संख्या घटकर 468 हो गई है। रही बात केस पॉजिटिविटी रेट घटने की, तो अब उन जिलों की संख्या भी बढ़ी है जहां केस पॉजिटिविटी रेट घट रहे हैं। 29 अप्रैल से 5 मई के बीच देश के 210 जिलों में केस पॉजिटिविटी रेट में डिक्लाइन आया। 6 से 12 मई के दरमियान 214 जिलों में केस घटे।
और 13 से 19 मई के दौरान 303 जिलों में पॉजिटिविटी रेट में कमी नोट की गई। इन आंकड़ों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दूसरी लहर का ग्राफ नीचे गिर रहा है और तीसरी लहर से पहले ऐसा होना जरूरी भी था। मगर ये टारगेट तब अचीव किया जा सका है जब मोदी ने खुद बागडोर संभाली, सीएम से लेकर डीएम तक सबको लूप में लिया, ग्राउंड पर सबके साथ मिलकर काम किया। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इसकी डिटेल खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया टीवी पर दी है। प्रधानमंत्री जी की तो मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा आउटरीच रही है और जैसे मैंने कहा इतना बहुमुखी देश 135 करोड़ का, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ तो बात करते ही थे, नीचे तक कलेक्टर के साथ बात करते रहे। ऐसा कभी नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री के पास ना इतना समय होता है और इतने तो एक एक कलेक्टर से, और जहां पर कहीं परसेंटेज रेट बढ़ जाता था पॉजिटिविटी का या मॉर्टेलिटी का, तो वहाँ पर अलग से प्रधानमंत्री संपर्क करते थे। और जो आपको उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की जानकारी आती है, उसके अतिरिक्त दिन में कितनी ही फ़ोन कॉल्स हैं जो वो रिसीव करते हैं और स्वयं भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो पर्सनल आउटरीच और इन्वॉल्वमेंट रही है इस पूरे 1-1.5 साल की आपदा में, मुझे लगता है कि वो भारतवासियों के लिए और देश के लिए सबसे बड़ा एसेट रहा है। एक्टिव केस कम होना, रिकवरी रेट बढ़ना देश के लिए अच्छी खबर है, मगर मोदी की दूसरी बड़ी चुनौती वैक्सीन को लेकर है। शनिवार सुबह 7 बजे तक देश में 19,33,72,819 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 18 से 44 साल के 92,97,532 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ्री ऑफ कॉस्ट कैटेगरी और डायरेक्ट स्टेट प्रोक्योरमेंट कैटेगरी के तहत केंद्र की तरफ से 21,33,74,720 वैक्सीन डोज मिल चुकी हैं। राज्यों और यूटीएस के पास अभी भी 1,60,13,409 वैक्सीन डोज अवेलेबल हैं। राज्यों और यूटीएस को अगले 3 दिनों में 2,67,110 डोज मिलने वाली है। हमारी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहां वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी तेजी किया है, पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा चुके हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उस समय वैक्सीन का विरोध करते थे, इसको बीजेपी का वैक्सीन बताते थे, उस समय इसको मोदी जी का वैक्सीन बताते थे। ये वैक्सीन हर नागरिक को निःशुल्क केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए उसको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है, लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं ये वैक्सीन निःशुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन तो पहले से ही निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन उस समय विरोध करते थे, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे की बात करते थे, लेकिन आज वही लोग वकालत कर रहे हैं। ये बदलाव स्वर इन लोगों के दोहरे चरित्र को इस रूप में आप देख सकते हैं। इन सब के बीच वैक्सीन की वेस्टेज को लेकर भी एक गुड न्यूज आई है। मोदी ने बार बार कई मौकों पर राज्यों से वैक्सीन बर्बाद ना होने की अपील की है। अब इसका असर देखिए। 1 मार्च 2021 को हमारे देश में 8% कोविशील्ड वैक्सीन की बर्बादी हो रही थी, 17% कोवैक्सीन की वेस्टेज हो रही थी, मगर अब इसमें भी कमी आई है। इस वक्त 1% कोविशील्ड और 4% कोवैक्सीन की बर्बादी हो रही है, मगर अब अगला टारगेट इन नंबर्स को 0% पर लाने का है। ये बात सही है कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया की तुलना में काफी तेज गति से चल रहा है। अमेरिका की आधी आबादी के बराबर, रूस की पूरी आबादी के बराबर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत ने रफ्तार के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। और अब वैक्सीनेशन वाले प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। 24 से 28 मई तक विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमेरिकी प्रशासन और वहां की कंपनियों से भारत को जल्द से जल्द वैक्सीन देने पर बातचीत होगी।
अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू वैक्सीन मामले पर पहले से ही अमेरिकी प्रशासन में कई बैठक कर चुके हैं। फाइजर के टॉप ऑफिशियल से भी दवाओं के मटेरियल को लेकर डील करने पर बात चल रही है, मगर मामला एक जगह आकर फंस रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइजर इमीडिएटली बॉन्ड पर साइन नहीं करना चाहती है। अब ऐसा क्यों है ये समझिए। फाइजर इस बॉन्ड पर साइन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर मरीज को फाइजर की वैक्सीन लेने के बाद कुछ हो जाता है या उसकी जान चली जाती है तो भारत सरकार फाइजर से सवाल नहीं पूछ पाएगी। अगर कोई अदालत में जाता है तो केंद्र सरकार पर उंगली उठेगी, ना कि फाइजर कंपनी पर। फिलहाल इसी पर पेच अटका हुआ है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। फाइजर से डील फाइनल करके जल्द से जल्द अमेरिकी वैक्सीन भारत लाना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बन चुका है। वजह सिर्फ युवा आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने की नहीं है, बच्चों को भी कोरोना के प्रकोप से बचाना है। अमेरिका में पहले ही 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की इजाजत मिल चुकी है और अब मोदी सरकार ने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब बच्चे भी तेजी से कोरोना के शिकार हो रहे हैं। बच्चों के कोविड के विषय में भी चर्चा चली हुई है। पिछली बारी भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात यह है कि बच्चों में ये संक्रमण होता है, बच्चे इससे अलग नहीं रहते, बच्चों में संक्रमण होता है। दूसरी चीज ये भी है, बच्चे संक्रमण फैला भी सकते हैं, उनके द्वारा संक्रमण आगे भी जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि संक्रमण जब हुआ बच्चों को तो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम्स आर मिनिमल। जो बीमारी विजिबल है वो मिनिमल है, वेरी माइल्ड डिजीज होती है। या तो होगी ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, होगा तो माइल्ड डिजीज होगा। क्योंकि माइल्ड डिजीज होती है इसलिए मोर्टेलिटी, ऐसा आउटकम, भयानक आउटकम बच्चों में बहुत कम होता है। चिल्ड्रन हैव माइल्ड डिजीज, चिल्ड्रन often do not require hospitalization. They do occasionally, yes indeed, and therefore our facilities have to be ready. और जहां जहां कोविड की व्यवस्था हुई है वहां इन बच्चों की देखभाल हुई है और आगे और भी तैयारी रहनी चाहिए, ऐसा भी जरूरी है और वो हो भी रहा है। इस बीच रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज भारत को मिल चुकी है और जून जुलाई में इसका प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम हो रहा है। भारत में 70% से ज्यादा स्पुतनिक वैक्सीन बनाने की तैयारी है। इसके अलावा सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट भी जल्द आ सकती है। एक्टिव केस घटे, रिकवरी रेट बढ़ी, वैक्सीन के नंबर्स बढ़े, एक विदेशी वैक्सीन भारत आई, बाकी जल्द आने वाली है। इन सब के बीच एक तीसरी चुनौती ब्लैक फंगस के बढ़ते केसेस को लेकर भी है। देश में इस वक्त ब्लैक फंगस के करीब 9000 केसेस हैं। एग्जैक्ट फिगर 8848। कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार फुल एक्शन में है। देश के 36 राज्यों और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन को ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की 23,680 एडिशनल वायल्स मुहैया कराई जा चुकी हैं। जून में कोई अनहोनी ना हो, जुलाई में सब नॉर्मल हो जाए, इसके लिए मोदी ने दिन रात एक कर दिया है। मगर दूसरी तरफ मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर कुछ और ही पक रहा है। राहुल पहले वायरस के बहाने मोदी पर सियासी हमले करते थे और अब ब्लैक फंगस की आड़ में सियासत कर रहे हैं। शनिवार को राहुल ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। मोदी विरोध की इस पॉलिटिक्स में चिट्ठियों वाला मौसम भी खूब चल रहा है। सोनिया गांधी हर 3 दिन में एक चिट्ठी लिख देती हैं। याद कीजिए, लीक हुए टूलकिट में बकायदा जिक्र था मोदी को बीच बीच में चिट्ठियां लिखते रहना है। ताजा चिट्ठी में सोनिया गांधी ने मोदी से मांग की है कि ब्लैक फंगस बीमारी मोदी सरकार के आयुष्मान भारत में कवर्ड नहीं है, इसे कवर किया जाए।
अब इस सियासत का दूसरा पहलू देखिए। साल 2019 में राहुल गांधी ने इसी आयुष्मान भारत को लिमिटेड स्कीम बताते हुए कहा था कि ये सिर्फ 15 से 20 बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए है। राहुल ऐसी स्कीम कभी नहीं चलाएंगे और आज सोनिया गांधी उस आयुष्मान भारत में ब्लैक फंगस को कवर्ड किए जाने की वकालत कर रही हैं। सोनिया गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि ब्लैक फंगस के दवाओं का भारत सरकार पहले ही सक्रिय होकर दुनिया से भी मंगाए और उससे ज्यादा आज कितने वैक्सीन हर स्टेट को दे रहे हैं, 9,000 लगभग पेशेंट है, तो उनको सफिशिएंट वैक्सीन पहुंचा दिए जा रहे हैं। वैसे आपको याद होगा लीक हुए टूलकिट में कोरोना वायरस के वेरिएंट को इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन कहकर फैलाने की बात थी। इसके बाद राहुल ने अपनी टाइमलाइन पर कोविड पेंडेमिक वाला मैसेज फैलाया और अब मोदी को बदनाम करने के लिए वही भाषा और वैसा ही दुष्प्रचार कांग्रेस के बाकी नेता भी करने लगे हैं। नया नाम कमलनाथ का है, सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। पूरे विश्व को मूर्ख बना रहे और ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना। आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल। सर बीजेपी तो कह रही है कि ये जो इंडियन वेरिएंट वाली बात है ये कांग्रेस की है। ये कौन सा टूल किट है? ये तो खुद कह रहे हैं। ये क्या विश्व के सब देश पागल हो गए हैं? हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, खाली बीजेपी की सलाहकार नहीं कह रहे, क्योंकि ये स्वीकार नहीं करना चाहते। इतने दिन इन्होंने ये मूर्ख बनाने की राजनीति करी है। ये सोचते इससे भी पार हो जाएंगे ये मूर्ख बनने से, पर आज की आम जनता, देश की जनता बहुत सतर्क है। मजेदार बात यह है कि खुद WHO इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों को स्वीकार नहीं करता, मगर कांग्रेस के नेता WHO की नहीं सुनते। तो क्या ये मोदी विरोध की स्ट्रेन वाली स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जाती है और फैलाई जाती है? भारतीय कोरोना, कुछ लोग इंडियन वेरिएंट कहते थे, ये तो इंडियन कोरोना कह रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा, यहां रुके नहीं, उन्होंने कहा हमारी पहचान मेरा भारत कोविड। इस तरह का आज उनका बयान घूम रहा है और उसका आज तक, अभी तक कोई उन्होंने इनकार नहीं किया है। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। ये जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस अब नकारा राजनीति में उतर आई है। सोनिया जी बताइए कि कांग्रेस ऐसी नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है और आज कमलनाथ ने जो कहा इसके आपने अभी तक भर्त्सना क्यों नहीं की? कोरोना के सेकेंड वेव में भारत को बदनाम करने की पटकथा विदेशों में भी लिखी गई और देश के भीतर मौजूद मोदी विरोधियों ने कुंभ से लेकर वैक्सीन डिप्लोमेसी तक हर मुद्दे पर एंटी इंडिया नैरेटिव वाली आग में घी डालने का काम किया। ये अभी भी हो रहा है। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी को सुन लीजिए, समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का बयान आया है, बीजेपी कह रही है कि देश को बदनाम कर रहे हैं। जो सच बोल देगा वो देश को बदनाम कर देगा। जो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के चेहरे को बेनकाब कर देगा वो देश को बदनाम कर रहा है। क्या वॉशिंगटन पोस्ट भी देश को बदनाम कर रहा है? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स भी देश को बदनाम कर रहा है? क्या टाइम भी देश को बदनाम कर रहा है? आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को और सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने पर लगी है।
शनिवार शाम 6 बजे राहुल की टाइमलाइन पर एक और ट्वीट आया। इस बार भी राहुल ने पहली लाइन में नो वैक्सीन वाला झूठ फैलाया और इसकी आड़ में पीएम क्राइस का जिक्र करके मोदी के आंसुओं का मजाक उड़ाया। ये सब कुछ फिक्सिंग लगती है, क्योंकि राहुल मोदी विरोध की जो लाइन पकड़ते हैं, कांग्रेस के नेता उसी पर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है। प्रधानमंत्री इमोशनल हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। प्रधानमंत्री को रोना भी सिर्फ टेलीविजन के ऊपर आता है। लेकिन बहुत अदब से कहूंगा मोदी जी, आंसुओं से गुनाह नहीं धुला करते। आप गुनाहगार हैं और आपको अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ना देश चला पा रहे हैं और ना कोरोना से आप लड़ाई लड़ पा रहे हैं। बहरहाल मोदी क्या कर रहे हैं और मोदी विरोधी क्या कह रहे हैं, इसका सच देश के सामने है। आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखे, ऑडियो और वीडियो भी सुने। सबको पता है मोदी को इस वक्त सिर्फ देश की चिंता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।